नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और यह 338 मतों से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालना है। देखिए कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगा 100%, यानी कुल मत की संख्या अपने आप में 100% है, जिसमें से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए को कितना मिल रहा है 37%। ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 37%। ए को 37% मिल रहा है, यानी शेष किसे मिल रहा होगा, बी को। बी को कितना मिल जाएगा, हम इस 100 में से 37 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी बी को कितना मिल रहा है 63%। अब देखिए ए जो है 37% मत प्राप्त कर रहा है और बी कितना प्राप्त कर रहा है 63%, यानी कितने परसेंट मत से जो है ए हार जाएगा। हम इस 63 में से 37 माइनस करेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा 26%, यानी 26% मत से जो है ए हार जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 338 मत से हार रहा है, यानी इस 26% का जो वैल्यू है, 26% का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 338। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे 26 से काटेंगे, ये 26 से एक बार में जाएगा, हाथ में कितना आ जाएगा, हाथ में 7 यानी 78। ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। 78 26 से कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, यानी 1% हमारा निकल के आ गया 13। तो हमें क्या निकालना है 100%, यानी कुल मतों की संख्या 100% हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, यानी कुल मतों की संख्या क्या होगी 1300 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति 2 मोबाइल फ़ोन प्रत्येक 6000 रुपये में बेचता है, जिनमें से एक मोबाइल पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। हमें क्या निकालना है, पूरे लेन देन में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रत्येक जो है 6000 रुपये में मोबाइल बिक रही है, यानी एसपी क्या है, एसपी बराबर है, दोनों मोबाइल का एसपी बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा परसेंट दिया हुआ है कि एक पे 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% की हानि हो रही है, हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए एक पे क्या हो रहा है, एक मोबाइल पे जो है 25% का लाभ हो रहा है, तो हम इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी मोबाइल की अगर सीपी अगर 4 रुपया होगी तो एक के लाभ पे कितना में बिक रही है, 5 में बिक रही है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है एक मोबाइल जो है 20% हानि पे बिक रही है, 20% हानि पे बिक रही है, हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी मोबाइल अगर 5 रुपये की होगी तो एक के हानि पे कितना में बिकेगी, 4 में बिकेगी। अब देखिए हम यहाँ से दोनों मोबाइल का सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए जो पहली मोबाइल जो लाभ पे बिक रही है उसका अगर सीपी अगर 4 रुपया है तो एक के लाभ पे बिकेगी कितना में, 5 में। और जो दूसरी मोबाइल है जो हानि पे बिक रही है, अगर उसका सीपी अगर 5 रुपया है तो एक के हानि पे बिकेगी कितना में, 4 में बिक जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एसपी क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ एसपी बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ऊपर 4 से गुना कर लें और नीचे 5 से गुना कर लें तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। यहाँ भी एसपी 20 रुपया हो जाएगा और यहाँ भी 20 रुपया, तो हम इस साइड भी 4 से गुना करेंगे और इस साइड भी हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के गया, यहाँ से सीपी निकल के आ गया कि एक मोबाइल अगर 16 रुपया की होगी तो बिक कितना में रही है, 20 रुपया में, और दूसरी मोबाइल जो है वो 25 रुपये की होगी तो बिक कितना में रही है, 20 रुपये में। अब देखिए यहाँ से हम टोटल सीपी निकालेंगे और टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, हम 25 में 16 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 41, और हम 20 + 20 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल जो उसका सीपी था, जो टोटल उसका लागत था वो 41 रुपया था और बेच कितने में रहा है 40 में, यानी कितने का हानि हो रहा है, एक का हानि हो रहा है, एक का हानि हो रहा है उसे, एक का हानि हो रहा है, एक का हानि हो रहा है कितने पे, 41 पे, इंटू 100 करेंगे,
यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 41 दूनी कितना होता है, 41 दूनी होता है 82, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 सही 18/41% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी उसे पूरे लेन देन में 2 सही 18/41% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 26,000 रुपये की एक धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहला भाग की राशि कितनी है, हमें क्या निकालना है, पहले भाग की राशि निकालना है। तो देखिए हमें टोटल राशि दिया हुआ है, हमने मान लिया कि पहला भाग जो है, हमने मान लिया पहला भाग x रुपया है और दूसरा भाग क्या है, y रुपया है, और हम इसे ऐड करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,000 रुपये के बराबर। हमें टोटल राशि क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,000 रुपया, तो हमने मान लिया कि पहला भाग जो है x रुपया है और दूसरा भाग क्या है, y रुपया है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 26,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या है, बराबर है। तो देखिए पहले भाग पे पहला भाग कितना है, x रुपया, समय कितना दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है पहले भाग का 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष, और रेट कितना दिया हुआ है पहले भाग का 5%। हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे भाग पे, यानी y पे समय कितना दिया है दूसरे भाग का 4 वर्ष दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है 6%। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x और y का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। हम इस 3 से 6 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 6 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा x बटा y क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x बटा y जो है निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, और ये 5 हमारा उस साइड जाएगा। यानी x बटा y क्या निकल के आ गया, 8/5 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा x अगर 8 यूनिट है तो y कितना है, 5 यूनिट। यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल धनराशि हो जाएगा 13 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि कितना दिया, 26,000 रुपये। यानी इस 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, क्वेश्चन में हमें 26,000 रुपये दिया हुआ है। इस 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 26,000 रुपये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। हमें क्या निकालना था, पहला भाग हमने क्या मान के रखा है, x, यानी x कितना है, 8 यूनिट। हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 16,000 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 250 रुपये है, तो राशि कितनी है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट करते हैं तो क्या होता है, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल तो केवल प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो दूसरे साल से पहले ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। अब देखिए हमारा रेट परसेंट यहाँ क्या दिया है, 10%, और समय कितना दिया है, 2 साल। जब हम यहाँ एसआई निकालेंगे, जब हम यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% मिल जाएगा और दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% मिल जाएगा। यानी टोटल हमें कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 20% हमें ब्याज मिल जाएगा। और जब हम यहाँ सीआई निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो देखिए हमें पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पे मिल जाएगा 10%, हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे मिल जाएगा 10%, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे मिल जाएगा 10%, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। यानी इस 10 का हमें क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ टोटल सीआई कितना हो गया, 10 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21%। अब देखिए एसआई कितना मिल रहा था, 20%, और सीआई कितना मिल रहा है, 21%। यानी सीआई माइनस एसआई हमारा कितना निकल के आ गया, 1%। सीआई और एसआई का डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ गया, 1%। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपया, यानी इस 1% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 250 रुपया दिया हुआ है। 1% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 250 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। यानी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%।
हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो हम इस 250 में 100 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 25,000 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, हम जो है प्रिंसिपल मान के बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा तरीका क्या होता है, हम जो है प्रिंसिपल मान के बना सकते हैं। अब प्रिंसिपल मानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा रेट परसेंट दिया रहता है हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए रेट कितना दिया हुआ है 10%, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/10। अब देखिए प्रिंसिपल मानने के लिए हम सबसे पहले रेट को जो है फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद समय देखते हैं। हमारा यहाँ समय कितना दिया है 2 साल, तो हम जो है प्रिंसिपल 10 के पावर 2 मान लेंगे, यानी 10 के पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 यानी 100 रुपया हो जाएगा। हम प्रिंसिपल को मान लेंगे 100 रुपया, प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लेंगे और 100 रुपया मान के हम 1/10 के दर से 2 साल का CI और SI निकालेंगे। देखिए जब हम SI निकालेंगे तो प्रत्येक साल हमारा ब्याज बराबर मिलेगा। अब देखिए 100 रुपये पे 1/10 के दर से हमें SI पहले साल कितने मिल जाएगा 10 रुपये का, और दूसरे साल भी 10 रुपये का SI मिल जाएगा। जब हम CI निकालेंगे तो CI हमारा जो है पहले साल प्रिंसिपल के ऊपर 1/10 के दर से कितना मिल जाएगा 10 रुपया। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो दूसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी मिलेगा, यानी इस 10 का हम 1/10 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 रुपया। अब देखिए यहाँ जब हम SI निकाल रहे थे तो हमें 10 रुपया और 10 रुपया मिल रहा था, जब हम CI निकाल रहे हैं तो 10 रुपया प्लस क्या मिल रहा है 1 रुपया, यानी यहाँ से CI माइनस SI हमारा क्या निकल के आ गया, CI माइनस SI हमारा निकल के आ गया 1 रुपया। CI माइनस SI हमारा क्या निकल के आ गया 1 रुपया। अब देखिए CI माइनस SI हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 250 रुपया, यानी इस एक का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस एक का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 250 रुपया, और हमने प्रिंसिपल क्या मान के रखा है यहाँ 100 रुपया, यानी हम यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 100 का वैल्यू हो जाएगा 25,000 रुपया, यानी यहाँ से भी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 25,000 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए ये जो है ये हमारा पहला मेथड जो है तब तक अच्छा लगता है जब तक ये पॉइंट में ना आए, लेकिन जब हमारा पॉइंट में आने लगता है तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसीलिए ये जो हमारा सेकंड मेथड है ये हम हमेशा यूज़ करेंगे, ये हमारा ज़्यादा बेटर है। अगर हमें 10% का कहीं दिया हुआ है कि रेट परसेंट हमारा 10% है तब हम ये पहला मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 15% दिया होता, रेट परसेंट हमारा 15% दिया होता या 5% दिया होता तो वहाँ हमारा पॉइंट में आता, तब जाके हमारा ये जो सेकंड मेथड है ये हमारा ज़्यादा बेटर होता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपया प्राप्त हो तो B को इसमें से कितना धनराशि प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना है, B का हिस्सा निकालना है, जो टोटल मजदूरी मिल रहा है उसमें से हमें B का हिस्सा निकालना है। अब देखिए काम के लिए जो हमारा मजदूरी मिलता है वो मजदूरी किस रेशियो में बढ़ता है, वर्क के इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ता है, मजदूरी बढ़ता है। तो देखिए हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हमें LCM निकालना पड़ेगा। समय हमारा क्या दिया 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन, तो हम सबसे पहले 5, 6 और 8 का LCM निकालेंगे। हमारा LCM कितना निकल के आ जाएगा, हमारा जो LCM निकल के आ जाएगा 120, यानी 5, 6 और 8 का LCM कितना हो जाएगा 120। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट। देखिए जब 120 यूनिट काम A कर रहा है, जब 120 यूनिट काम A कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 5 दिन का समय ले रहा है। जब 120 यूनिट काम B कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, B कर रहा है तो 6 दिन का समय ले रहा है। और जब 120 यूनिट काम C कर रहा है, जब 120 यूनिट काम C कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 8 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए A जो है 5 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, A जो है एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहा होगा। B जो है 6 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 यूनिट काम कर रहा होगा। और C जो है 8 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 15 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी देखिए यहाँ से हमारा तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया कि A का इफिशियंसी अगर 24 यूनिट है तो B का इफिशियंसी कितना है 20 यूनिट और C का इफिशियंसी कितना है 15 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 2950 रुपये मिल रहा है, यानी तीनों का इफिशियंसी हम यहाँ ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 + 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44, 44 10 कितना 54, 54 5 कितना हो जाएगा 59, यानी 59 यूनिट का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
59 यूनिट का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2950 रुपये दिया हुआ है, 2950 रुपये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 20 यूनिट। तो हम सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। अब देखिए 1 यूनिट क्या हो जाएगा, हम इसमें 59 से भाग देंगे। 59 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 295, यानी ये कितने बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 50 रुपया। हमें क्या निकालना था? 20 यूनिट का वैल्यू, यानी हमें बी का हिस्सा निकालना है। 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम 20 में 50 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 पे 2 जीरो, यानी कितना निकल के आ गया? 1000 रुपया। बी को उस राशि में से कितना मिल जाएगा? बी को जो है उस राशि में से कितना मिल जाएगा? बी को उस राशि में से 1000 रुपया मिल जाएगा। बी को कितना मिल जाएगा? 1000 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? हमें क्या निकालना है? कुल समय निकालना है। टंकी के भरने का हमें कुल समय निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें समय दिया हुआ है कि ए जो है अकेले टंकी को 10 घंटा में भर रहे हैं, बी जो है 15 घंटा में भर रहे हैं और सी जो है 18 घंटा में भर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 90 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 90 यूनिट। अब देखिए जब 90 यूनिट पानी पाइप ए भर रहा है, 90 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 10 घंटा का समय ले रहा है। जब 90 यूनिट पानी पाइप बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 15 घंटा का समय ले रहा है। और जब 90 यूनिट पानी पाइप सी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 18 घंटा का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 10 घंटा में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? ए जो है 10 घंटा में अगर 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 9 यूनिट पानी, यानी ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 9 यूनिट। बी जो है 15 घंटा में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 यूनिट पानी, यानी बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 6 यूनिट। सी जो है 18 घंटा में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए तीनों पाइप का हमारा अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी को, यानी ए प्लस सी, अगर ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा, 5 घंटे के लिए खोला जाएगा तो टंकी के अंदर कितना पानी जा पाएगा? ए जो है 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भरे और सी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरे, यानी दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए जो है 9 यूनिट पानी भरेगा और सी 5 यूनिट पानी भरेगा, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में एक साथ कितना पानी भर पाएंगे? 14 यूनिट। तो 5 घंटा में कितना पानी जा पाएगा? 5 घंटा में 70 यूनिट पानी जा पाएगा। अब देखिए टंकी के अंदर हमें टोटल पानी कितना भरना था? 90 यूनिट, जिसमें से ए और सी मिलके 70 यूनिट पानी भर दिए, यानी शेष कितना बचिया? अब शेष जो है कितना हमें पानी भरना है? हम इस 90 में से 70 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। हमें जो है अब 20 यूनिट पानी भरना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय बी को खोल दिया जाता है। अब देखिए सी के साथ कौन खुल गया? पाइप बी जो है सी के साथ खुल गया। पाइप बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है? 6 यूनिट पानी। और सी 1 घंटा में कितना भर रहा है? 5 यूनिट पानी, यानी 1 घंटा में दोनों मिलके कितना पानी भर पाएंगे? 6 प्लस का 5, यानी 11 यूनिट पानी भर पाएंगे। हमें टोटल पानी कितना भरना है? हमें टोटल पानी भरना है 20 यूनिट, यानी दोनों मिलके अगर 20 यूनिट पानी भरेंगे, दोनों मिलके 1 घंटा में 11 यूनिट पानी भर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा, एक बार में, यानी शेष क्या बच जाएगा? शेष हमारा बच जाएगा यहाँ से 9, यानी 1 सही 9/18 घंटा हमारा समय लग जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा था टोटल समय, यानी हमारा यहाँ से कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय जो हो जाएगा, कुल समय पहले कितना चल चुका है? 5 घंटा। ए और सी मिल के 5 घंटा तक चले हैं। उसके बाद बी और सी मिल के 1 सही 9/11 घंटा, यानी हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 सही 9/11 घंटा। हमारा समय क्या निकल के आ गया? टोटल 6 सही 9/11 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी की औसत मासिक आय 4500 रुपया है,
बी और सी की औसत मासिक आय 5600 रुपया है और ए और सी की औसत मासिक आय 4800 रुपया है। बी की मासिक आय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? बी की मासिक आय निकालना है। देखिए हमें जो है औसत मासिक आय दिया हुआ है, तो हम जो है मासिक आय का योग निकाल सकते हैं। हमें जो है औसत दिया हुआ है, हमें जो है औसत दिया हुआ है, तो हम योग निकाल सकते हैं। हम योग निकाल सकते हैं, यानी हम औसत जो दिया हुआ है, दो लोग का औसत हमें 4500 रुपया दिया हुआ है, तो हमें योग निकालना है, दोनों के मासिक आय का योग निकालना है। तो हम इस औसत में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी का औसत हमें क्या दिया हुआ है? 4500 रुपये दिया हुआ है। औसत आय हमें 4500 रुपये दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुने 4500 रुपया हो जाएगा। 2 से हमने गुना क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं और औसत कितना है? 4500 रुपया है। तो हम इस 2 लोग से अगर गुना कर देंगे तो हमारा टोटल योग कितना निकल के आ जाएगा? 2 गुने 4500 रुपया। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें दूसरा दिया हुआ है बी और सी का, बी प्लस सी का हमें जो है मासिक आय का औसत कितना दिया हुआ है? 5600 रुपया। 5600 रुपया, तो हम यहाँ योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 5600 रुपया हो जाएगा, 5600 रुपया। अब देखिए हमें तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा जो दिया हुआ है ए और सी का, ए प्लस सी का हमें क्या दिया हुआ है? ए प्लस सी का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 4800 रुपया दिया हुआ है, 4800 रुपया। यानी यहाँ योग क्या हो जाएगा? 2 गुने 4800 रुपया, 4800 रुपया। अब देखिए अगर हम इसे ऐड कर दें, हम इसे अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और हम यहाँ योग कर दें, अगर टोटल योग को अगर हम योग कर दें यानी ये कितना हो जाएगा? हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4500, 4500 प्लस 5600 प्लस 4800। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का टोटल योग कितना हो जाएगा? इनकम का टोटल योग हम इसे ऐड कर लेंगे। हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000, 4000, 8000, 8000 और 5000 कितना हो गया? 13000, 13000, एक 14000, 14900, ये कितना हो गया? ये हो गया 14900 रुपया। टोटल योग कितना हो गया? 14900 रुपया। हमें क्या निकालना था? हमें जो है बी का इनकम निकालना था, हमें जो है बी का इनकम निकालना था। अगर ए प्लस बी प्लस सी का इनकम हमें पता है टोटल कितना है? 14900 रुपया है। अगर हमें जो है बी का इनकम निकालना है तो अगर हम ए और सी का इनकम का योग माइनस कर दें, यानी इनकम का योग कितना हो जाएगा? हम इस 48 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 9600 रुपया हो जाएगा। यानी हम इस 14900 में से 14900 में से माइनस कर लें 48 गुने 2, 4800 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा? 9600 रुपया, 600 रुपया। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा? 3 0 0 3, और हम इस 14 में से 9 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमारा बी का जो है इनकम कितना निकल के आ गया? 5300 रुपया निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था? बी का मासिक आय। बी का मासिक आय कितना होगा? 5300 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है राम ने अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 भाग किराए पर और शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, जबकि 40 रुपया अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध था। राम का साप्ताहिक वेतन कितना है? हमें क्या निकालना है? राम का साप्ताहिक वेतन निकालना है। तो देखिए हम साप्ताहिक वेतन को कुछ मान लेते हैं, हम 3 और 8 के मल्टीपल कुछ मान लेते हैं। तो देखिए 3 और 8 के मल्टीपल हमने मान लिया साप्ताहिक वेतन 24 रुपया। हमने क्या मान लिया? साप्ताहिक वेतन 24 रुपया। अब देखिए इस 24 रुपया का जो है अपने किराए पे 5/8 खर्च कर रहे हैं। तो देखिए हम इस 24 का अगर 5/8 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा? 15। अब शेष कितना बच गया? शेष जो बच गया, शेष कितना बच गया? हम इस 24 में से 15 माइनस करेंगे, 24 में से 15 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। अब देखिए इस 9 का जो शेष बच गया उसका कितना खर्च कर रहे हैं? उसका जो है भोजन पे 1/3 खर्च कर रहे हैं। इसका जो है इस 9 का 1/3 भोजन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कितना खर्च किया? भोजन पे 3 रुपये खर्च किया। अब शेष कितना बच गया? अब जो शेष बच गया उसका शेष कितना बच गया? हम इस 9 में से 3 माइनस करेंगे, यानी शेष कितना हो गया? 6। अब जो है उसका 6 रुपये बच गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि उसका कितना बच गया है? 40 रुपया शेष बच गया है। यानी इस 6 यूनिट का जो वैल्यू है,
6 यूनिट का जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दिया है 40 रुपया। तो हमें क्या निकालना था, उसका साप्ताहिक आय हमने क्या मान के रखा है 24 यूनिट, यानी यहाँ से हम 24 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 24 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस 6 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो हमें 40 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 40 में 4 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 160 रुपया। साप्ताहिक वेतन हमारा क्या निकल के आ गया, राम का साप्ताहिक वेतन निकल के आ गया 160 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 साझेदार X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपया था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपया कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपया कम है, तो X, Y, Z का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लाभ का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है X/Y/Z का हमें क्या निकालना है, लाभ का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है। तो हम Z का जो है लाभ में से कुछ हिस्सा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि कुल लाभ में से Z को जो है A रुपया मिल रहा है, कुल लाभ में से Z को A रुपया मिल रहा है, तो Y को कितना मिल जाएगा, Y को जो है Z की तुलना में 200 रुपये कम, यानी Y को मिल जाएगा A माइनस का 200 रुपया। और X को कितना मिल जाएगा, हमें दिया हुआ है कि X का हिस्सा जो है Z की तुलना में 400 रुपये कम, यानी X को मिल जाएगा A माइनस 400 रुपया। अब देखिए X को जो है A माइनस 400 रुपया मिल रहा है टोटल लाभ में से, और Y को कितना मिल रहा है A माइनस 200 रुपया, और Z को कितना मिल रहा है A रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड कर देंगे, टोटल को अगर हम ऐड कर देंगे तीनों का हिस्सा तो किसके बराबर हो जाएगा, 3000 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A माइनस 400 प्लस A माइनस 200 प्लस A इक्वल टू 3000 रुपया, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A इक्वल टू ये माइनस का 400 और माइनस का 200 कितना हो जाएगा, माइनस का 600, माइनस को 600 उस साइड जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3600 रुपया। 3A क्या निकल के आ गया 3600 के बराबर, यानी हमारा यहाँ से A क्या निकल के आ जाएगा, A निकल के आ जाएगा, हम इसमें 3 से भाग देंगे, 12×3=36, यानी क्या निकल के आ गया A इक्वल टू 1200 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हम A का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, A का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1200 रुपया। हम यहाँ A का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1200 में से हम 200 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपया, 1000 रुपया। और हम यहाँ A का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1200 में से हम 400 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 800 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद हम इसे 2 से काटते हैं, 2 से ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, ये 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये 2 से कितने बार में जाएगा 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ का जो रेशियो है, लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, लाभ का जो रेशियो हमारा निकल के आ गया 4:5:6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, X का जो है टोटल लाभ में से अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो Y को कितना मिल रहा है 5 यूनिट और Z को कितना मिल रहा है 6 यूनिट, यानी रेशियो कितना हो गया 4:5:6। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है X और Y का लघुत्तम समापवर्त्य 441 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि X इक्वल टू 49 है तो Y का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, Y का मान निकालना है। देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है LCM गुने HCF इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या हमारा क्या है X है और दूसरी संख्या क्या है Y है, और हमें LCM कितना दिया हुआ है, हमें LCM जो दिया हुआ है 441 और HCF कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और पहली संख्या हमारा क्या है X का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या क्या है Y है, हमें Y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इसे 7 से काटेंगे, ये 7 से 7 बार में जाएगा। अगर हम इस 441 को 7 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 7×6 42, हाथ में 2, 21, 7×3 का 21, यानी यहाँ से हमारा Y इक्वल टू क्या निकल के आ गया 63। Y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 63 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए हमें 4 संख्या दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए
कोई भी संख्या अगर 24 से विभाज्य है, कोई भी संख्या अगर 24 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 2 से भी विभाज्य होगी, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये जो है सारी संख्या हमें जो है सबसे पहले चेक करना चाहिए कि 2 से विभाज्य कौन है। तो देखिए 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 2 से विभाज्य होने का यानी संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए जो हमें चारों संख्या दिया गया है, चारों संख्या के इकाई स्थान पे क्या है, एक सम संख्या है, यानी सम संख्या है, यानी ये जो चारों संख्या है 2 से तो विभाज्य होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से। देखिए 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा 12 4 हो जाएगा 16, 16 4 20, यानी 20 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 और 23 6 कितना हो जाएगा 29, यानी ये भी 29 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, यानी ये संख्या हमारी जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य नहीं होगी इसका मतलब है कि 24 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए इसे हम चेक करेंगे कि ये जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए ये कितना है 4 और 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 9 कितना हो गया 16 और 16 और 7 कितना हो गया 16 और 7 जो हो गया वो कितना हो गया 16 और 7 हो गया 23, 23 6 कितना हो गया 29, यानी ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 24 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए हमारा कौन सा बच गया, हमारा ये बच गया, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए 7 5 12, 12 7 कितना हो जाएगा 17, 17 2 कितना हो गया 17 2 19 और 19 और 8 कितना हो गया 27, यानी 27 जो है 3 से विभाज्य है। और संख्या के इकाई स्थान पे अगर 8 है यानी सम है तो ये 2 से भी विभाज्य है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 24 से भी विभाज्य होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 57,528, यानी ये जो संख्या है ये 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक घन का आयतन 192√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, घन के विकर्ण की लंबाई निकालना है। अब देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, और घन का विकर्ण क्या होता है √3 × भुजा। अब देखिए हमें जो है घन का विकर्ण निकालना है तो हमें सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें घन का आयतन दिया हुआ है और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यू हमें क्या दिया हुआ है, ए क्यू दिया हुआ है 192√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए यानी ए चाहिए, तो हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं। अगर दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 192√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब रूट, अगर हम 192 का फैक्टर करें, 192 का फैक्टर करें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुना करके एक बार देख लेते हैं, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 192, 192 गुने क्या हो गया √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ जो है क्यूब रूट के अंदर ये जो है 3 2 है, ये भी हमारा क्या है 3 2 है, तो क्यूब रूट से बाहर हमारा क्या आ जाएगा 2 2 बाहर आ जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a = ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2 क्यूब रूट अंदर क्या बच जाएगा 3 × √3 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a = ये क्या हो जाएगा 4 क्यूब रूट, हम इसे क्या लिख सकते हैं √3 को क्या लिख सकते हैं, हम √3 को लिख सकते हैं 3 × ये हमारा √3 क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/2 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमारा अगर बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a = ये हमारा क्या हो जाएगा 4 क्यूब रूट, ये हमारा कितना हो जाएगा अगर ऐड होगा तो
3 के पावर 1 और 3 के पावर 1/2 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे और लिख सकते हैं a = ये क्या हो जाएगा 4। अब ये देखिए क्यूब रूट है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 3 के पावर 3/2 का होल पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट जाएगा, हमारा क्या बच गया यहाँ पावर 3 के पावर 1/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं a = 4√3 सेंटीमीटर। अब देखिए घन का भुजा हमें पता चल गया, घन का भुजा कितना है 4√3 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना था, विकर्ण निकालना था। अब देखिए घन का जो विकर्ण है, विकर्ण घन का हमें क्या निकालना है, हमें जो है विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 × भुजा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3 × 4√3, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण का लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, पैदल चली गई दूरी निकालना है। देखिए हम पैदल चली गई दूरी कैसे निकाल पाएंगे, हमें क्वेश्चन में जो है पैदल स्पीड दिया हुआ है और साइकिल का स्पीड दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 किलोमीटर का दूरी टोटल जो है 8 घंटा में तय कर रहे हैं। तो देखिए हम ये निकाल लें कि पैदल कितना समय के लिए चल रहा है और साइकिल से कितना समय के लिए चल रहा है। तो हमें स्पीड पता है, तो हम उस स्पीड में समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा कि कितना दूरी साइकिल से चल रहा है और कितना दूरी पैदल चल रहा है। अब देखिए हम समय कैसे निकाल पाएंगे, हम समय कैसे निकाल पाएंगे कि पैदल कितना देर के लिए चल रहा है और साइकिल से कितना देर के लिए चल रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8 घंटा में जो है 75 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, यानी हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। और हमें क्वेश्चन में जो है पैदल स्पीड दिया हुआ है और साइकिल का स्पीड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा और पैदल स्पीड और साइकिल स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम जो है स्पीड कैसे निकालते हैं, दूरी में समय से भाग देते हैं तो हमारा स्पीड निकल के आता है। यानी हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, समय से, यानी जो हमारा नीचे रहता है एलिगेशन लगाने के बाद हमारा रेशियो उसी का आता है। यानी हम जो है चाल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, दूरी में समय से भाग दे रहे हैं, तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, रेशियो हमारा समय का निकल के आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 75 किलोमीटर जाने में जो है 8 घंटा का समय लग रहा है, यानी यहाँ से एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया 75/8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, देखिए पैदल स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, पैदल स्पीड दिया हुआ 5 किलोमीटर पर घंटा, और हमें साइकिल का स्पीड क्या दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर घंटा, और एवरेज हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया 75/8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये जो हमारा बटे में 8 है, इसको हटाने के लिए हम सभी जगह 8 से गुना कर लेते हैं। हम यहाँ 8 से गुना करेंगे, यहाँ भी 8 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 8 से गुना करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 में 8 से गुना करेंगे तो 12 × 8 = 96, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 75, यानी 96 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 8 × 5 = 40, यानी हम 75 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 35, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 35। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से 3 बार में जाएगा, ये 7 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी पैदल जाने में अगर 3 यूनिट का समय ले रहा है तो साइकिल से जाने में कितना समय ले रहा है, 5 यूनिट का समय ले रहा है। यहाँ टोटल समय कितना हो गया, 8 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा दिया हुआ है, यानी 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 घंटा के बराबर है। यानी यहाँ से पता चल गया कि साइकिल से 5 घंटा चल रहा होगा और पैदल कितना चल रहा है, 3 घंटा चल रहा है। हमें क्या निकालना है कि पैदल कितना दूरी चल रहा है। पैदल स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा, और पैदल चल कितना रहा है 3 घंटा के लिए, यानी पैदल हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हम अगर दूरी निकालेंगे, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, पैदल का स्पीड हमें कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा, और पैदल चल कितना देर के लिए रहा है, 3 घंटा के लिए। हम इस 5 किलोमीटर पर घंटा में 3 घंटा से गुना करेंगे, दूरी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर, यानी एक्स जो है 15 किलोमीटर पैदल चल रहा होगा।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें नाव की चाल दिया हुआ है शांत जल में, यानी हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कभी भी नाव धारा की दिशा में जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, यानी 33 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, नाव और धारा का स्पीड ऐड होगा। यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा वो समय किसके बराबर है, 21 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, यानी वहाँ धारा के विपरीत जब जाएगी तो नाव और धारा का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों समय क्या है, बराबर है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमें x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है हमारा है 9 किलोमीटर। हम सबसे पहले इसे 3 से काट लेते हैं। अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो ये हमारा 7 बार में जाएगा, ये 3 से 11 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 11 बटा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 9 प्लस y इक्वल टू 7 बटा ये हो जाएगा 9 माइनस y। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो हम 7 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 7y इक्वल टू अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 माइनस 11y। अब देखिए इस माइनस 11y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 11y, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारा 18y। और इस 63 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 99 माइनस का 63। देखिए अगर हम 63 में 99 में से अगर 63 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 18y इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा, हम 18 से भाग देंगे 36 में 2 बार में जाएगा, यानी y निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना था, धारा का स्पीड। धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 5th रूट 0.00243 का सरलीकृत मान कितना होगा। हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखिए ये कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट लगा है। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या चला जाएगा, 5 जीरो चला जाएगा, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 243 बटा 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से 243 का फैक्टर करें, 243 का फैक्टर करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 243 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 243 बटे क्या हो जाएगा 1 पे 5 जीरो, ये कितना हो जाएगा 1 पे 5 जीरो। अब देखिए रूट के अंदर कितना 3 है, 5 3 है, और बटे में जो है रूट के अंदर कितना जीरो है, 5 जीरो है। तो देखिए हम इसका 5th रूट निकालेंगे तो देखिए 5 3 है तो हमारा 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 बटा और 1 10 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी 3 बटा 10, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.3, यानी इसका सरलीकृत रूप हमारा क्या निकल के आ गया, 0.3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।